जाना आसान होता है क्या? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस ज़िंदगी में क्या? डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस ज़िंदगी में। लड़ने वाले को के कदमों में जहान होती है। लड़ने वाले को के कदमों में जहान होती हैं। तो वही मुश्किलों से देखो, मुश्किलों का आना क्या? मुश्किलों का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इस मुश्किलों के खोपड़ी में छेद कर देना ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुश्किलों से आप घबराना स्टार्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल जो है आप पर हावी हो जाएगा, और आपके ज़िंदगी में तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस मुश्किलों से लड़ना पार्ट ऑफ लाइफ है, ये इसका पार्ट है, ज़िंदगी का पार्ट होता है मुश्किल का आना। लेकिन इस मुश्किलों का सामना करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होती हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ होती हैं। तो चलिए, इस जो है इसके बाद मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं कल का वीडियो थोड़ा रिवीजन कर देना चाहता हूँ। कल का जो वीडियो है वो पेशीय तंत्र था, मस्कुलर सिस्टम था, और पेशीय तंत्र मैंने क्लास कल स्टार्ट कर लिया था, और मैंने अच्छा से समझाने का प्रयास भी किया था। तो अगर वो वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, तभी आप आगे वाला वीडियो या आगे वाला टॉपिक को आप समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं पेशीय तंत्र को थोड़ा बहुत मैं उसको रिवीजन कर देता हूं, ताकि आप रिकॉल कर पाएँ उस चीज़ को। तो पेशीय तंत्र को जैसा कि जानते हैं कि पेशीय तंत्र क्या होता है, इसको मस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मांसपेशी जो होता है शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या हम बताए थे 639 से लेकर 400 और 400 प्लस भी हो सकता है। बचपन में जो होती हैं वो 400 प्लस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है मांसपेशी भी घटने लगती हैं, और लगभग 639 के आसपास दिखाई पड़ रहा होता है। सबसे बड़ी मांसपेशियों की चर्चा किए थे। एक सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, और एक सबसे लंबी होती हैं, और एक छोटी मांसपेशियां होती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है उसे सार्टोरियस बोला जाती हैं, और ये जंघा में होती हैं। जबकि सबसे लंबी की बात करेंगे, क्या सबसे बड़ी की बात करते हैं तो ये मैक्सिमस जो होती हैं, वो जहाँ पर डॉक्टर लोग सुई देते हैं उस चीज़ को मैक्सिमस बोला जाती हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मैक्सिमस होती हैं। एक सबसे लंबी मांसपेशियाँ बताए थे, तो सबसे लंबी कहेगा तो सार्टोरियस मारना है, जो जंघा में होती हैं। और सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्टेपिड्स होती हैं, जो कान में होती हैं, और कान में भी मध्य कान में होती हैं। मांसपेशियाँ मायोसिन नामक प्रोटीन होती हैं। मांसपेशियाँ में मायोसिन नामक प्रोटीन होती हैं, जबकि हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन होती हैं। उपास्थि में कांड्रिन नामक प्रोटीन होती है। मांसपेशियाँ में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान हो जाती हैं। हम ये इसका डीप समझाने का प्रयास किया था, तो वो वीडियो को वॉच कर लें। मांसपेशियाँ 3 तरह की होती हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशियाँ, एक अनैच्छिक मांसपेशियाँ, और एक हृदयक होती हैं। हालांकि हृदयक भी एक अनैच्छिक मांसपेशियाँ की कैटेगरी में डाले होते हैं। ये दो ही तरह के माना जाती हैं, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं उसको वॉलंटरी मस्कुलर के नाम से जाना जाती हैं। ये मांसपेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ये जिसके कारण हम गति कर पाते हैं। और सीधा एग्जाम्पल आप हाथ पैर को ले सकते हैं, क्योंकि हाथ जो होती है वो किसी काम को करने के लिए होती हैं, और ये हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। इसमें ये जो होती हैं ये सीधा कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसे कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। और जबकि अनैच्छिक पेशियाँ जो बताए थे हम, अनवॉलंटरी मस्कुलर जो होती हैं, ये पेशियाँ हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये कंकाल से जुड़ा हुआ भी नहीं होती हैं।
क्योंकि ये थकता नहीं है। जैसे लीवर के एग्जाम्पल ये थे, लीवर, किडनी, वृक्क, अधिवृक्क, छोटी आंत, पाचन, ये सब जो होती हैं कहाँ ये थकता है और ये कहाँ हड्डी से कांटेक्ट में होती हैं। तो अनैच्छिक पेशियाँ कभी भी हड्डी के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, ये थकता भी नहीं है। जबकि हृदय पेशियाँ जिसे कार्डियक बोला जाती हैं, ये भी अनैच्छिक पेशियाँ का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाई जाती हैं और ये भी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा पर ये कार्य नहीं करती हैं। फिर बताए थे मांसपेशियाँ एक दूसरे मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम सलोक्सौर के नाम से जानते हैं। एक हड्डी जो होती हैं दूसरे हड्डी से जुड़ा होती हैं, जिसे लिगामेंट बोलते हैं। और एक हड्डी एक मांसपेशी से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम टेंडन के नाम से जाना जाता है। तो इतना चीज़ हम पेशी तंत्र बताए थे, आप उस वीडियो को वॉच कर लें। इस वीडियो में मैं रिवीजन करवाया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है वो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाचन तंत्र होती क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती क्या है। तो देखिए भाई, अंग जो होती हैं जो भोजन को पचाने के लिए काम आते हैं, वैसा अंग जो भोजन को पचाने के लिए काम में आती हैं, भोजन को पचाने में सहायता पहुंचाती हैं, उन सभी अंग जो भोजन को पचाने में सक्षम है, उन तमाम अंगों को हम पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इस पाचन तंत्र का उद्देश्य होता है कि जो भोजन हम किए हैं उन भोजन को छोटी छोटी आकारों में विभक्त कर देते हैं, यानी छोटे छोटे जो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पाचन आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो पाचन तंत्र को आप समझ गए कि भैया पाचन तंत्र वो होती हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और ये जो होती हैं इसमें विभिन्न अंग जो होती हैं भाग लेते हैं और उन्हीं अंग के ज़रिए पाचन कंप्लीट हो जाती हैं। तो पाचन जो संभवतः दो जगहों पर हो पाती हैं, दो जगह जो होती हैं वहाँ पर पाचन स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं। बहुत से एंजाइम वर्क करती हैं जिससे जो भोजन होती हैं वो टूटती है और पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो चलिए पाचन दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। एक को आहार नाल बोला जाती हैं और दूसरे को संबद्ध पाचक ग्रंथि, यानी कि जो पाचक ग्रंथि होती हैं वो, और दूसरा आहार नाल। यहाँ पर जो होती है आहार नाल में, इसकी लंबाई जो होती है 32 फीट होती हैं और ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक जाती हैं। कहाँ से? मुख गुहा, जिसको हम बकल कैविटी के नाम से जाना जाती हैं। इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाती हैं, बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाती हैं। और ये मुख गुहा जो होती है ये गुद्दा तक जाती हैं। आहार नाल ये है, इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होती हैं। ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती हैं। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहती हैं। आहार नाल जो कि जिसका लंबाई होती है 32 फीट। याद रखेंगे कि आहार जो नाल होती हैं उस आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट। अब आहार नाल के अंतर्गत जो जगह होती है उन जगहों को मैं पहले बात कर लेते हैं, ताकि उस जगह को जब याद रहेंगे तब तो उस चीज़ को हम देखने में आनंद होगा। जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि ग्रास नली कहाँ है, अमाशय कहाँ होता है, छोटी आंत कहाँ होती हैं, बड़ी आंत कहाँ होती हैं, तो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले उस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आहार नाल जो होती हैं वो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जो जाती है उसके रास्ते कहाँ कहाँ होते हैं। क्या उसके रास्ते कहाँ कहाँ होती हैं? सबसे पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा होती हैं जो मुंह में होती हैं। इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार ग्रंथि होती हैं। तो ये मुख गुहा होती है। मुख गुहा के नीचे जाएंगे तो ग्रास नली मिलेगा। ग्रास नली जो होती हैं इसे ऑसोफेगस के नाम से जाना जाती हैं। इंग्लिश में बायोलॉजिकल नेम ऑसोफेगस के नाम से जाना जाती हैं, जो फूड पाइप के नाम से भी ये जाना जाती हैं। ग्रास नली जो होती हैं
इसमें किसी भी तरह के पाचन की क्रिया नहीं होती हैं। ये सिर्फ भोजन को नीचे यानी आमाशय वाले भाग में जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो मुख गुहा के बाद ग्रास नली होती हैं। ग्रास नली के नीचे जाएंगे तो आमाशय मिलेगा, आमाशय के नीचे जाएंगे तो छोटी आंत मिलेगा, और छोटी आंत के नीचे जाएंगे तो बड़ी आंत मिलेगा, और बड़ी आंत के नीचे जाएंगे तो मलाशय मिलेगा, और मलाशय के नीचे जाएंगे तो गुद्दा मिलेगा। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा। क्या, इन्हीं चीज़ों में हमारा भोजन जो हम करते हैं सबसे पहले मुख गुहा में जाती हैं। मुख गुहा से होती हुई ग्रास नली होती हुई आमाशय वाले पोर्शन में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में जाती हैं, उसके बाद बड़ी आंत में जाती हैं, फिर मलाशय में जाती हैं, और उसके बाद गुद्दा के द्वारा ये बाहर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हम देख लिए कि आहार नाल में भोजन कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया। आहार नाल की लंबाई भी हम महसूस कर लिए कि 32 फीट होती हैं, जबकि ग्रास नली जो होती हैं उसकी लंबाई जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती हैं। इस चीज़ को याद रखें क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा जाता है कि ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती हैं। तो 32 फीट ना बोलकर आपको 25 सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा, क्योंकि 32 फीट जो कि आहार नाल की लंबाई होती हैं, न कि ग्रास नली की लंबाई होती हैं। ग्रास नली की जो लंबाई होती हैं वो हमेशा याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। क्या, 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिट लग रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप पर नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और आप कम समय में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एक भी रुपया खर्च करके आप आसानी से हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, अब हम मुख गुहा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुख गुहा जो होती हैं, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती हैं, यानी कि पाचन जो प्रारंभ होती है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती हैं। मुख गुहा कुछ नहीं होती हैं, एक खाली जगह होता है। क्या, मुख गुहा भैया एक खाली जगह होती हैं जिसमें एक जीभ होती हैं। क्या होती हैं? एक जीभ होती है जो आप देख रहे हैं। फिर 32 दांत भी होती हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और ये एक लार ग्रंथि होती हैं जो शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन याद रखेंगे कि लार ग्रंथि भी होती हैं, जिसमें 3 तरह के लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। लार ग्रंथि जो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब एक जो देखिए, अब संबद्ध पाचक ग्रंथि होती हैं। क्या, संबद्ध पाचक ग्रंथि, जो कि पाचन का दूसरा हिस्सा हम बताए हैं कि जो पाचन का दूसरा जो हिस्सा होता है वो संबद्ध पाचक ग्रंथि है। यानी कि पचाने के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो भोजन क्या होती हैं, टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एंजाइम नहीं रहेगा तो भैया भोजन को टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए भैया एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगा, और यही एंजाइम जो होती हैं वो लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लार ग्रंथि जो कि प्रत्येक दिन बनता है, और ये लार ग्रंथि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर बनता है। भैया याद रखेंगे कि ये एक दिन में 1.5 लीटर ये बनता है। अब ये लार ग्रंथि में ही थूक का विवरण है, मतलब कि यदि हम अपनी थूक को बर्बाद करते हैं, ठीक है, ये थूक जो होती हैं, अगर इस थूक को हम बर्बाद करते हैं तो कहीं न कहीं हम लार है उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये पाचन में जो बहुत सा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है ये जो थूक होता है। तो याद रखें कि कृपया अगर आप मुख गुहा में जो लार बनती हैं अगर उसको सेव करना चाहते हैं, पाचन की क्रिया में मजबूती लाना चाहते हैं, तो कृपया थूक का प्रयोग बाहर निकालने में ना करें, जिससे आपके भोजन आसानी से पच पाए।
तो लार ग्रंथि जो होता है 1.5 लीटर प्रत्येक दिन बनती हैं। लार ग्रंथि में बहुत सारा एंजाइम होती हैं। उन एंजाइम की हम नाम विवृत करना चाहते हैं। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन। क्या? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम के काम क्या होती हैं? ये कीटाणु को मार देता है। क्या? कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। सपोज दैट हम लोग खाना खाते हैं और खाना में यदि कोई कीटाणु चले जाती हैं तो उस कीटाणु को मारना बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि यदि वो कीटाणु नहीं मरेगा तो हमारे जो भी लंग्स है, आई मीन किसी भी तरह का जो अंग है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसे क्षति पहुंचा सकता है, उसे दिक्कत पहुंचा सकता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? उस कीटाणु को मारने का काम करती हैं जो भोजन में चला जाती हैं, या हवा सांस जब हम लेते हैं तो सांस के ज़रिए जब अंदर जाती हैं तो इस तरह की कीटाणु जो होती हैं वो लाइसोजाइम क्या करता है? उसे मार देता है। तो लाइसोजाइम को याद रखेंगे, ये कीटाणुओं को मारने का काम करती हैं। एक होता है टाइलिन और डायस्टेज। क्या? टाइलिन और डायस्टेज। ये टाइलिन और डायस्टेज जो होती है वो मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। क्या? मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। मंड जो क्या होता है? तो मंड जो होती हैं, जो चोकर होता है ना, जो गेहूँ को जब हम पिसाते हैं तो आटा बनता है, और उसी आटा को जो जब रोटी बनाई जाती हैं तो जो स्टार्च होती हैं, क्या? जो स्टार्च होता है, जो चोकर जो होती है, उस चोकर को ही हम मंड बोलते हैं। और यही चोकर जो होती हैं ये भोजन को पचाने का काम करती हैं, रोटी को पचाने का काम करती हैं। यदि हम मंड को उस यानी कि उस चोकर को हम जब आटा से निकाल देते हैं, यानी वो मैदा का रूप ले लेता है, और मैदा को पचाना इतना भी आसान नहीं होता है। तो मंड का जो होती हैं वो हमारे जो भी रोटियां जो होती हैं उसमें मंड होती हैं, जो चोकर होती हैं वो जो होती हैं रोटियां को तोड़कर पचाने का काम करती हैं। तो मंड को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो टाइलिन और डायस्टेज करता है। कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेज करती हैं। इन दोनों का काम क्या होती हैं? मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देना। क्या? मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देना। अब एक और होती हैं लार ग्रंथि में, जिसे हम म्यूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूलिन बोलते हैं। म्यूलिन का काम क्या होती हैं? तो देखिए, कोई भोजन जब हम करते हैं तो कुछ भोजन रुखरा होती हैं, कुछ मुलायम होती हैं। क्या? कुछ मुलायम होती हैं, कुछ रुखरा होती हैं। तो रुखरा जो होती हैं वो हमारे जो स्किन है उसको डैमेज ना पहुंचा दे। क्या? उसको डैमेज ना पहुंचा दे, इसके लिए म्यूलिन जो होती हैं उस जो रुखरा जो पदार्थ है उसको सॉफ्ट बना देता है, उसे लसलसा बना देती हैं, उसे चिकना बना देती हैं, ताकि ये ऑसोफेगस यानी कि जो होती हैं ऑसोफेगस के द्वारा वो आमाशय वाले पार्ट में चले जाए और किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो म्यूलिन कुछ नहीं होती हैं। म्यूलिन वो चीज़ होती हैं जिससे जो रुखरा चीज़ होती हैं, यानी कि कोई चीज़ निगलने में हमें फ़ायदा होता है। तो म्यूलिन लसलसा चीज़ होती हैं जो भोजन को लसलसा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। अब लार ग्रंथि में 3 जोड़ी जो होती हैं, वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, जिसे हम पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती हैं उसे पैरोटिड बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? पैरोटिड बोला जाती हैं। उसके बाद सबमेंडिबुलर होती हैं और सबसे छोटा सबलिंगुअल होती हैं। पैरोटिड सांप के जो होती हैं उसमें पैरोटिड जहर का काम करती हैं। क्या? पैरोटिड जो होती हैं सांप में देखते हैं, वही पैरोटिड जो ग्रंथियां होती हैं वो जहर का काम कर देती हैं। और एक बात याद रखें कि जब यही पैरोटिड जो ग्रंथियां होती हैं वो विषाणु के द्वारा जब विषाणु जनित हो जाता है तो मुंह फूल जाता है। क्या? मुंह फूल जाता है। तो गांव देहात की भाषा में उसे क्या बोला जाती हैं? गलफुल्ला बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं?
गलफुल्ला बोला जाती हैं और डॉक्टरी भाषा में इसको मम्स बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? मम्स बोला जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पैरोटिड क्या होती हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। पैरोटिड जो होती है सांप में बहुत ज़्यादा होती हैं और यही जो पैरोटिड होती हैं सांप के जहर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि पैरोटिड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती हैं जो जहर का भी काम करती है। यही जब पैरोटिड ग्रंथें जब मानव में विषाणुजनित हो जाती हैं तो उस चीज़ को हम गाल फूल जाती हैं, जिसे देहाती भाषा में गलफुल्ला बोलते हैं और डॉक्टर के भाषा में इसे मम्स बोला जाती हैं। तो आज मैंने इस पाचन तंत्र का पहला जो पार्ट फर्स्ट है, ये पाचन तंत्र लगभग हम 3 या 4 वीडियो में हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि आप यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में आपको बेनिफिट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आप आसानी से हर तरह के कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी आराम से कर पाएंगे। किसी भी तरह की समस्या नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।